हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे विज्ञान में लेसन 6 जैव प्रकार। इसके संबंध में एक वीडियो मैं पहले डाल चुका हूं। आज हम देखेंगे कि विभिन्न प्रकार, जिसमें आप सीख चुके हैं कि जीवों को जीवित रहने के लिए विभिन्न प्रकार की जो क्रियाएं करनी पड़ती हैं, जो प्रकर्म करने पड़ते हैं, उन्हें ही हम जैव प्रकर्म कहते हैं। ये जैव प्रकर्म अलग अलग हो सकते हैं। जैसे आपको जाना, ये पोषण हो सकता है, शोषण हो सकता है, उत्सर्जन हो सकता है, परिसंचरण हो सकता है और जनन हो सकता है। उसी जैव प्रकर्म में सबसे पहले हम जो अध्ययन करेंगे वो है आज हमारा पोषण। जितने भी जीव हैं, जब वो अपनी जैव कर्म को करते हैं तो वो ऊर्जा चाहते हैं, उनकी ऊर्जा खर्च होती है और ये ऊर्जा उन्हें भोजन के माध्यम से प्राप्त होती है। अब भोजन से ऊर्जा लेने के लिए अलग अलग प्रकार के जीवों में अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं। जिस प्रकार के वातावरण में वो रहते हैं, उसी प्रकार की जैसी शारीरिक उनकी संरचना होती है, वो उसी अनुसार अपने पोषण की क्रिया के लिए अनुकूलित हो जाते हैं। पोषण वास्तव में भोजन को ग्रहण करने की, भोजन को प्राप्त करने की और उसे ऊर्जा निकालने लायक, उसमें से ऊर्जा उत्पन्न करने लायक बनाने की ही एक प्रक्रिया होती है। यदि मैं जीवों में बात करूं तो मुख्य रूप से जीवों में पोषण की 2 विधियां प्रचलित हैं, एक स्वपोषी और एक परपोषी। स्वपोषी वो जीव हैं जो कच्चे पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन स्वयं निर्मित कर लेते हैं। जबकि परपोषी वो है जो किसी न किसी रूप में स्वपोषियों पर ही अपने भोजन के लिए आश्रित रहते हैं। वो अपने भोजन का निर्माण नहीं कर पाते हैं। अगर मैं कहूं जीवों में ऊर्जा प्रदान करने का मुख्य स्रोत भोजन है और भोजन में भी ऊर्जा मुख्य रूप से ग्लूकोज जैसे, कार्बोहाइड्रेट जैसे पदार्थों से आती है। तो स्वपोषी वो प्राणी हुए, वो जीव हुए जो अकार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन यानी कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर लेते हैं। इन्हें भी हमने 2 श्रेणियों में बांटा है। एक वो जो रासायनिक ऊर्जा का उपयोग करते हैं, उन्हें हम रसायन संश्लेषी कहते हैं। यानी कच्चे पदार्थों से जब वो भोजन का निर्माण करते हैं तो वो विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्पन्न ऊर्जा का उपयोग ही उन्हें बांधने में कर लेते हैं। बहुत सारे जीवाणुओं में, जैसे सल्फर जीवाणु, नाइट्रोसोमोनास जीवाणु, रासायनिक ऊर्जा का उपयोग करके ही अपना भोजन संचित करते हैं। परंतु अधिकांश जीव जो स्वपोषी हैं, वो अपने भोजन के लिए, अपने पोषण के लिए जो प्रणाली प्रयुक्त करते हैं वो है प्रकाश संश्लेषी। अर्थात वे कच्चे पदार्थों से अपने भोजन को बनाने के लिए प्रकाश ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। इस कारण से हम इन्हें प्रकाश संश्लेषी कहते हैं। सभी हरे पेड़ पौधे, पादप इस श्रेणी में आते हैं। तो हम अब इन्हीं का सबसे पहले जिक्र करेंगे, प्रकाश संश्लेषी, यानी इनके भीतर प्रकाश ऊर्जा का उपयोग होता है और इस क्रिया को हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। तो हम अध्ययन करेंगे प्रकाश जैसा कि मैंने बताया, ये समस्त हरे पादपों में ये क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में
ये पौधे क्या करते हैं कि सौर ऊर्जा का उपयोग करते हैं और इस सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। अगर मैं प्रकाश संश्लेषण को परिभाषित करूं, इसकी परिभाषा दूं, तो इस प्रकार से इसकी परिभाषा बनेगी। पौधे के हरे भागों में सूर्य के प्रकाश और पर्णहरित की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से मंड के निर्माण की जो क्रिया है उसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो पदार्थ भाग ले रहे हैं, कौन से दो पदार्थ भाग ले रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और जल। ये कच्चे पदार्थ हैं और इनके फलस्वरूप बन रहा है कौन? मंड का निर्माण हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण और ग्लूकोज का निर्माण हो रहा है। तो ये क्या है? उत्पाद है। और ये क्रिया कहां हो रही है? पौधे के हरे भागों में। हरे भाग का मतलब यानी जिस भाग में पर्णहरित है। पर्णहरित होता है हरित लवक के भीतर, और अधिकांश पौधों में हरित लवक कहां होता है? पौधे का कौन सा भाग हरा होता है? अगर मैं पूछूं आपसे, आप कहेंगे पत्तियां। तो अधिकांश पौधों में पत्तियों में होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि अधिकांश पौधों में प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो कहां संपन्न होती है? पत्तियों के भीतर संपन्न होती है। तो मैंने जैसा बताया कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से मंड का निर्माण होता है सूर्य के प्रकाश और पर्णहरित की उपस्थिति में। इस क्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को हम समीकरण द्वारा भी प्रदर्शित कर सकते हैं। एक समीकरण के द्वारा दे सकते हैं, रासायनिक समीकरण के द्वारा दे सकते हैं। देखिए कैसे। हमने बताया कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में दो पदार्थ हैं। कौन? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? CO2। और दूसरा क्या है? जल, H2O। और भाई ये क्रिया हो रही कहां? सूर्य का प्रकाश। प्रकाश चाहिए इस क्रिया को संपन्न करने के लिए और पर्णहरित चाहिए। और इसके फलस्वरूप बनना है ग्लूकोज। ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन प्लस कुछ जल भी इसमें निकलना है। अगर मैं बैलेंस करूं 6CO2 प्लस 12H2O, C6H12O6 प्लस 6O2, 6H2। और ये सारी की सारी क्रिया देखिए, यहां पर हम इस क्रिया को अच्छी तरह से समझे। ये कार्बन डाइऑक्साइड है, कच्चा पदार्थ, कार्बन डाइऑक्साइड एक कच्चा पदार्थ। ये जल है, ये ग्लूकोज है, ये ऑक्सीजन। और ये सारी की सारी क्रिया कहां हो रही है? पर्णहरित के भीतर, यानी पौधे के हरे भागों में। और हरे भागों में मैं कहूंगा आपको एक थोड़ा सा पत्ती के भीतर ये कहां भी क्रिया हो रही है संपन्न? पत्ती के भीतर ये क्रिया संपन्न हो रही है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में अगर हम देखें, कच्चे पदार्थ हुआ हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, जिसे हम श्वसन के द्वारा छोड़ते हैं, वो पौधों के लिए भोजन का निर्माण कर रही है। इसका मतलब पेड़ पौधे हम जो कहते हैं कि स्वास्थ्य के लिए, पर्यावरण के लिए लाभदायक हैं, तो वो क्रिया प्रकाश संश्लेषण क्रिया ही है जिसमें वो कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कर रहे हैं। जल को वो भूमि से अवशोषित करते हैं, जड़ों के द्वारा अवशोषित कर लेते हैं सामान्यतः। और सूर्य का प्रकाश उन्हें मिलता है सूर्य से या अन्य किसी प्रकाश के स्रोत से। पर्णहरित उन पत्तियों के भीतर है। आप जानते हैं पत्तियों के भीतर
प्रतियां बनी होती हैं स्तंभित ऊतक की। इसके अंदर है कौन? पर्णहरित। पर्णहरित की यदि हम संरचना अगर 9th में जाए तो कोशिकीय संरचना को देखें तो इसमें ग्रेनम दिखाई दे रहे हैं, ये हमें, और ये स्ट्रोमा, ये पर्णहरित की संरचना है और इसके अंदर ही क्लोरोफिल है, ग्रेना के अंदर है। तो यहां पर ये क्रिया संपन्न हो रही है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल कच्चे पदार्थ हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, और ग्लूकोज और ऑक्सीजन या मंड या ऑक्सीजन इसके उत्पाद है। क्योंकि क्या होता है दोनों में, ये ग्लूकोज जो है बाद में मंड में परिवर्तित होता है। जब प्रकाश संश्लेषण में तो ग्लूकोज ही बनता है, लेकिन अगर इसका प्रयोग नहीं किया जाए साथ के साथ तो ये मंड में परिवर्तित होकर संचित हो जाता है और पौधे फिर इसका इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो ये उत्पाद हुए इसके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। और ये आवश्यक है, ये आवश्यक है, ये आवश्यक है, ये आवश्यक है। 4 चीजें हमने कहा आवश्यक है। इज दैट क्लियर? तो मैं समझता हूं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या है कि पेड़ पौधों के हरे भाग, सूर्य के प्रकाश और पर्णहरित की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से मंड का निर्माण करने की जो क्रिया है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है। प्रकाश संश्लेषण की कायदे को यदि हम और समझे, थोड़ा सा डिटेल अगर हम जाने, कि मैं बता रहा हूं, तो प्रकाश संश्लेषण की जो संपूर्ण क्रिया जो आप देख रहे हैं, जिसे मैंने एक रासायनिक समीकरण के द्वारा प्रस्तुत किया है, ये क्रिया 2 भागों में संपन्न होती है, जिसे हम कहते हैं, एक को कहते हैं प्रकाश अभिक्रिया, फर्स्ट है इसमें प्रकाश अभिक्रिया, और दूसरी है अप्रकाश अभिक्रिया। तो सबसे पहले हम प्रकाश अभिक्रिया को देखें। क्या है प्रकाश अभिक्रिया? ये अभिक्रिया एक वैज्ञानिक हुए हिल, उनके द्वारा प्रस्तुत की गई थी। उन्होंने इसकी सारी की सारी फिजियोलॉजी को बताया था, इस कारण से इसे हम हिल अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। हिल अभिक्रिया, जैसा कि मैंने पहले बताया कि प्रकाश संश्लेषण की जो संपूर्ण अभिक्रिया है वो हरित लवक में संपन्न होती है, और हरित लवक में 2 संरचनाएं आपने देखी हैं। एक हरित लवक के ग्रेनम होते हैं और एक हरित लवक का मैट्रिक्स होता है, जिसे हम स्ट्रोमा कहते हैं। तो प्रकाश अभिक्रिया हरित लवक के ग्रेना में होती है। प्रकाश अभिक्रिया हरित लवक के ग्रेना में होती है। इस अभिक्रिया के लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक है। होता यह है कि सूर्य के प्रकाश में जो पर्णहरित है उसके अणु उत्तेजित हो जाते हैं, और अणु उत्तेजित होने पर वो जल का विखंडन कर देते हैं, जल को विखंडित कर देते हैं। H आयन और OH आयन में टूट जाएगा जल, आप इसमें जानते हैं। और ये जो OH आयन है, ये अगर मैं 2 अणु ले लूं तो 2H 2H, या रिएक्शन करते हैं, तो ये OH जो आयन है ये अपने भीतर से पानी को, ऑक्सीजन को निकालता है। ये बना तो इसका अर्थ ये हुआ कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो ऑक्सीजन बाहर निकलती है वो पानी के अणु के टूटने के फलस्वरूप निकलती है, ना कि CO2 से।
तो ये पानी के अणु के विखंडन की फलस्वरूप निकलती है। और ये जो हाइड्रोजन आयन है इन्हें NADP ले लेता है और NADP लेकर इसे NADPH2 में परिवर्तित कर देता है। NADP लेगा, हालांकि थोड़ा सा बाहर जा रहा है, तो NADPH2 में परिवर्तन हो जाएगा। तो यानी कहने का अभिप्राय ये है कि जो प्रकाश अभिक्रिया है ये हरित लवक के ग्रेना में जा रही है और इसके फलस्वरूप, जैसे मैं कह रहा था कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हिल नामक वैज्ञानिक ने दी थी, इसे हिल अभिक्रिया कहा। ये हरित, इसके लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक है। तीसरी विशेषता ये हरित लवक के ग्रेना में होती है और इसमें 3 बातें होती हैं। क्लोरोफिल उत्तेजित हो जाता है और उत्तेजित होकर ADP को ATP में बदलता है। इस अभिक्रिया को हम कहते हैं फोटोफॉस्फोरिलेशन। ADP से ATP बनना 2 अणुओं के साथ ये होता है। दूसरा होता है जल के अणु का विखंडन हो जाता है और ऑक्सीजन मुक्त होती है, इसे हम कहते हैं जल का विखंडन। दूसरी बात है जल का विखंडन। और तीसरे में NADP से NADPH2 में अपचयन हो जाता है। NADPH2 में अपचयन हो जाता है। ये अभिक्रिया प्रकाश अभिक्रिया। दूसरा इसका हिस्सा है अप्रकाश अभिक्रिया। क्या होता है भैया प्रकाश अभिक्रिया को जरा समझने में? इसका दूसरा पार्ट है। इस अभिक्रिया के बारे में ब्लैकमैन नामक साइंटिस्ट ने बताया था, इस कारण से इसे हम ब्लैकमैन अभिक्रिया भी कहते हैं। यह अभिक्रिया हरित लवक के स्ट्रोमा में होती है। हरित लवक के स्ट्रोमा, और इसके लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ कि चाहे सूर्य का प्रकाश हो चाहे सूर्य का प्रकाश न हो, इस अभिक्रिया पर कोई उसके होने न होने का फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसे प्रकाश चाहिए ही नहीं। ठीक, होता क्या है इस अभिक्रिया में? इस अभिक्रिया में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका अपचयन होता है, अपचयित होती है कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड अपचयित होकर ग्लूकोज में बदलती है। और ग्लूकोज में बदलने की प्रक्रिया में बीच में एक मध्यम पदार्थ RDP, रूबिनोज डाइफॉस्फेट नामक पदार्थ का चक्रीकरण होता है और उसके अंत में हमें ग्लूकोज प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार यह प्रकाश संश्लेषण की संपूर्ण अभिक्रिया प्रकाश अभिक्रिया और अप्रकाश अभिक्रिया के द्वारा संपन्न होकर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबकोशी पौधों में के जो प्रकाश संश्लेषी पौधे होते हैं उनमें संपन्न हो जाती है। इज दैट क्लियर? तो मैं समझता हूं आपको आज प्रकाश संश्लेषण के बारे में समझ में आया होगा। आज इतना ही, बाकी कल हम डालेंगे। आप इसके लिए नोट्स बनाते रहिएगा और आपके लिए जो टेस्ट दिया जाएगा उस टेस्ट को आप अच्छी तरह से कीजिएगा। जैसा मैंने बताया था, अम्ल क्षार और लवण में से है वो, और ड्रॉप बॉक्स में आपको टेस्ट को करके भिजवाना है। थैंक यू। बाकी का